नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 5 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन ने जो नए लॉज बनाए हैं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग। ये हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और जीएस के सेकेंड पेपर को टारगेट करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम के बारे में जो है युवा 2। ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे एक पेगासियस इकारिया के बारे में। ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन ने फाइनल अप्रूवल दिया है कि जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है और किस तरीके से एक फोकस्ड लेजिस्लेशन के थ्रू ऑनलाइन सेफ्टी को मजबूत बनाना है। अब इसके साथ साथ अब ये ध्यान देंगे बहुत केयरफुली कि जो सोशल मीडिया है उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ई कॉमर्स मीडिया के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं लेजिस्लेशन को ध्यान में रखते हुए। इस न्यूज़ के अंदर हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो भारत के अंदर बनाए गए लॉज हैं वो यूरोपियन यूनियन से अलग हैं और वो किस तरीके से भारत को बेनिफिट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस लॉ के अंदर हम जान लें तो इसके अंदर एक एक्ट बनाया गया है जिसका एक्ट का नाम है डिजिटल सर्विस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, मतलब जो मध्यस्थता के रूप में काम करती हैं या फिर लार्ज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल, मेटा, ट्विटर, यूट्यूब और इन सब की फंक्शनिंग, ये जो कंटेंट को किस तरीके से मॉडरेट करते हैं उसको बहुत टाइटली रेगुलेट किया गया है। इसी के साथ साथ ये एक्ट यूज़र्स को एक बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, चाहे उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हो जो ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर एक पावरफुल ट्रांसपेरेंसी की बात हो, अकाउंटेबिलिटी की बात हो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिनके ऊपर ये एक सिंगल यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर यूज़ किया जाएगा। अब ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे गूगल हो, मेटा हो, ट्विटर हो, इनके ऊपर जो भी कंटेंट रहेगा ये उसके लिए टोटली अकाउंटेबल रहेंगे, जो कि ये अब तक नहीं थे। और कई एक्ट्स ऐसे भारत में भी इस बार इन्हें अकाउंटेबल बनाया गया है कि अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो पब्लिक के लिए गलत है या वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं होना चाहिए तो आप उसके लिए जवाबदेह होंगे। इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर एक फास्टर रिमूवल और प्रोविज़न टू चैलेंज सिस्टम रखा गया है। ये क्या है? अब देखिए, मान लीजिए डिजिटल सर्विस एक्ट के थ्रू अगर किसी कंटेंट को इलीगल या हार्मफुल कह दिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट से कोई इस तरीके की प्रोसीडिंग आती है कि ये जो कंटेंट है इलीगल है या हार्मफुल है, ये सरकार कहती है कि आप इसे हटा दीजिए, ये गलत है, तो उसके लिए एक नया जो ये इस एक्ट के अंदर सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा एक नया प्रोसीजर, ताकि इस कंटेंट को बहुत तेज़ी से रिमूव किया जा सके। इसी के साथ साथ इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोर्ट सेटलमेंट्स के थ्रू इन डिसीजंस को कहीं ना कहीं टेक डाउन करने के लिए चैलेंज भी किया जा सकता है। और ये अधिकार दिया गया है यूज़र्स को कि मान लीजिए कोई यूज़र है और उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है जो वो नहीं चाहता है, तो वो इसके थ्रू फास्टर रिमूवल के लिए एक प्रोसीजर में भी कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट की सुनवाई अगर नहीं होती है तो वो उसे टेक डाउन करने के लिए, वहाँ से हटवाने के लिए ये डिसीजन ले सकता है कि वो उस प्लेटफॉर्म के लिए कोर्ट का सेटलमेंट भी सीक कर सकता है, वो कोर्ट के अंदर भी जा सकता है। अब देखिए, जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं उतनी ही ज़्यादा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, इसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फीचर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कहा गया है, देखिए जितना भी ऑनलाइन कंटेंट है ये इतना ज़्यादा है, इतना वास्ट है कि इसके लिए कोई एक वन साइज़ फिट अप्रोच नहीं बनाई जा सकती कि आप इस सारे कंटेंट को किसी एक अप्रोच से कंट्रोल कर लेंगे। उसके लिए जितने भी बिग प्लेटफॉर्म्स हैं इन सभी बिग कंपनीज़ को अकाउंटेबल बनाया गया है कि जितना भी कंटेंट आपकी वेबसाइट्स पर या आपके थ्रू किसी भी लोगों तक कहीं तक भी जा रहा है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे और आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। इसके अंदर ये जो डीएसए है, हमारा डिजिटल सर्विस एक्ट, इसके अंदर दो चीज़ों को मुख्य रूप से बताया गया है, जैसे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम वी लॉप्स कहेंगे,
और वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन्स जिन्हें हम वी लूजिस कहेंगे। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर 45 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, मात्र यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो इनके ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं कि इन्हें लेजिस्लेशन के अंडर या रूल्स के अंडर लाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन को अपने इन्फ्लुएंस में रखते हैं। इसी के साथ साथ यूरोपियन कमीशन बनाया गया है जिसके डायरेक्ट सुपरविज़न में रहेंगी जितनी भी एक्टिविटी इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की जाती हैं, और ये ध्यान दिया जाएगा कि जो कंपनीज़ हैं ये लेजिस्लेटर के बनाए हुए रूल्स को साइड स्टेप करके आगे ना बढ़ जाएं, या वो जो कानून बनाए गए हैं उसको इग्नोर करके अपनी मनमानी ना करें। इसी के साथ साथ जितना भी एल्गोरिदम इन कंपनीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, उसको और बेहतर किया जा सके और अकाउंटेबल किया जा सके जितने भी जो सोसाइटी इम्पैक्ट्स होते हैं इनके प्रोडक्ट्स के। तो उसके लिए इनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, इन्हें इसका एक्सेस भी रेगुलेटर्स को देना होगा, या उन्हें उन लोगों को देना होगा जो भी रिसर्च कर रहे हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। इन सभी जो जितने भी लार्ज प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर सोशल मीडिया साइट्स हैं, इन्हें अपना ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेटर्स हैं, पूरे कंप्लायंस का जितना भी इनका डेटा एक्सेस है उसका रेगुलेशन इन्हें देना होगा, ताकि ये अकाउंटेबिलिटी चेक कर सके या ट्रांसपेरेंसी चेक कर सके कि किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। इसके बारे में आपने एक बार देखा होगा कि जो सुंदर पिचाई है उनकी कुछ क्लिप्स आपने व्हाट्सएप पर देखी होंगी जो शॉर्ट्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जिसके अंदर उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है कि आप किसी की लोकेशन को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, आपको परमिशन है इस चीज़ की या नहीं है, या जो इसका एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है। जितने भी आप एड्स स्पॉन्सर किए जाते हैं या जो एड्स लगातार हमें दिखाए जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने किसी शूज़ के बारे में सर्च किया है या किसी कपड़े के बारे में सर्च किया है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो आपको उस चीज़ से पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते रहते हैं। तो ये एल्गोरिदम्स हैं। अब सरकार का कहना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है, इसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, या सोसाइटी पे इसका जो इम्पैक्ट आप डाल रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है। तो वो इसके रिस्क को एनालाइज करना चाहते हैं। अब उसके रिस्क को एनालाइज करने के लिए ये चाहते हैं कि जितने भी ये रेगुलेटर्स हैं, जितने भी ये बड़ी कंपनीज़ हैं या ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपना जितना भी एक्सेस है डेटा का वो इन रेगुलेटर्स को देगा, जो ये ध्यान देंगे, इस पर रिसर्च करेंगे कि इसका जो रिस्क एनालिसिस है उसको आइडेंटिफाई कर सके, और ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इलीगल या फिर हार्मफुल कंटेंट जो है वो कितना है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ये इस एल्गोरिदम को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ आपने जैसे ही ऐड देखे होंगे, इसके अंदर ये कहा गया है कि मान लीजिए हमने किसी कपड़े को सर्च करा अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और अब हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर एड्स अलाउ हैं, उसके अंदर हमें सिमिलर एड्स शो करते हैं। तो अब हमें जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अंदर ये एड्स शो होंगे उसके अंदर हमें आइडेंटिटी भी दिखाई देगी कि ये एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है या कौन पे कर रहा है उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए। इस एक्ट के अंदर ये बात भी स्पष्ट की गई है कि कोई भी एड या कोई भी इस तरीके का एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट नहीं किया जाएगा माइनर्स के लिए डायरेक्ट, या फिर कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा के रिगार्डिंग, जो कि DSA के अंदर दिया गया है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा। अब देखिए ये जो DSA है, अगर भारत के ऑनलाइन लॉज से कंपेयर करें तो ये किस तरीके से अलग है या किस तरीके से ये सिमिलर है। भारत में फरवरी 2021 के अंदर ये नोटिफाई किया गया था कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो लाए गए थे, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के थ्रू लाए गए थे, जिसे IT रूल्स 2021 भी कहा जाता है, जिसके अंदर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेटा है, ट्विटर है, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई थी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके काम के आपकी क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क कितनी है, या फिर आप कितने केयरफुली काम कर रहे हैं और कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं, इन सब का ध्यान देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी है। और अब गवर्नमेंट भी इन IT एक्ट के थ्रू इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया गया था कि जो पर्सनल हैंड लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट हैं या फिर जो शिकायतें हैं
उसी के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी इन कंपनीज को ध्यान देना होगा और इन्हें सोल्व करने के लिए उनके पास कोई बंदे ऐसे होने चाहिए जो जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके लोगों को उनकी शिकायतों का। इस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि जितने भी फर्स्ट ओरिजिनेटर्स हैं, मतलब अगर आपने किसी को कोई मैसेज किया है और उस मैसेज की वजह से कोई दंगा भड़क जाता है या कहीं भी कुछ किसी भी तरीके का नुकसान किसी को हो जाता है, तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ये बताएगी कि इस में पर्टिकुलर मैसेज का जो ओरिजिनेटर है वो कौन है। ये सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें बताना होगा। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स हैं उन्हें इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो कंटेंट है वो उसकी क्वालिटी को भी मेज़र कर सके और सर्टेन टाइप ऑफ जो कंटेंट है उसको एफर्टलेसली ट्रिगर मतलब ढूंढ सके कि वो पर्टिकुलर कहाँ है या किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अब इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने जितने जो आईटी रूल्स बनाए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें कि व्हाट्सएप का ये कहना है पर्टिकुलर कि आप कह रहे हैं कि हम आपको ये बताएं कि किसी भी पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, किसने भेजा है, तो इसके अंदर अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ इंडियंस के पर्सनल मैसेजेस इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं अगर हम इस तरीके की एनक्रिप्शन सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट को बताते हैं। इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए, कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है ये ढूंढने की कि पर्टिकुलर मैसेज कहाँ से भेजा गया है, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो यूज़र है उन्होंने पर्टिकुलर कोई चाइल्ड सेक्सुअल अबूज़ मटेरियल जो है शेयर किया है किसी प्लेटफॉर्म पर, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम उसकी जड़ से को टैकल करें, ताकि अगर हम जहाँ से ये कंटेंट अपलोड किया जा रहा है अगर हम उस पर्टिकुलर सोर्स को ही डाइल्यूट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आने वाले समय में भी इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। ऐसे कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं इस आईटी एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अपनी शिकायतें, अपनी ऑब्लिगेशंस उठाई हैं। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में, तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम आई है मेंटरिंग यूथ ऑथर्स के रिगार्डिंग, जिसे युवा 2 कहा गया है। ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, और ये लॉन्च किया गया है युवा 2 के रूप में। प्राइम मिनिस्टर स्कीम है यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर है क्या? देखिए, ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है ताकि जो यंग हैं और बडिंग ऑथर्स हैं, बडिंग ऑथर्स का मतलब होता है वो ऑथर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, या फिर वो उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है राइटिंग के अंदर और जिनकी एज 30 साल से कम है, उन्हें प्रमोट किया जा सके, उन्हें उनकी जो रीडिंग है, राइटिंग है या बुक कल्चर है ये इस तरीके से प्रमोट किया जा सके कि हमारी कंट्री के अंदर ये और भी ज़्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट इसके लिए पैदा हो सके। इसी के साथ साथ युवा 2 जो है ये हमारे इंडिया एट 75 प्रोग्राम का हिस्सा है। इसकी जो थीम है वो है डेमोक्रेसी इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मैनर। अब डेमोक्रेसी के अंदर इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, हमारा पास्ट क्या रहा है, हमारा प्रेजेंट क्या चल रहा है और हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, इन सब के बारे में एक इनोवेटिव और क्रिएटिव मैनर में ये लोग लिखें। देखिए, मेन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर एक ऐसे स्ट्रीम ऑफ राइटर्स हम बनाना चाहते हैं जो भारत की हेरिटेज जो रही है, भारत का कल्चर जो रहा है, भारत का एंशिएंट नॉलेज सिस्टम जो रहा है, उसके बारे में लिख सके और उसके बारे में लोगों को भी जागरूक कर सके। क्योंकि हमारा इतना वाइड सिस्टम रहा है कि अगर उसके बारे में कोई ऑथर लिखना शुरू करे तो वो अनगिनत किताबें उसके ऊपर लिख सकता है, जो कि अभी हमारे कल्चर या हमारे ऑथर्स जो हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं करते हैं। अब इसी के साथ साथ इन एस्पायरिंग यूथ्स के लिए एक विंडो बनाई गई है, जिस विंडो के अंदर ये जो लोग हैं, ये जितने भी ऑथर्स हैं, ये अपने आप को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक के अंदर कि भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से काम करती है डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में सराहा जाता है और ये कहा जाता है कि हम एक सबसे बड़ी लिविंग डेमोक्रेसी हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, जो कि काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर।
बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो आईसीआर के साइंटिस्ट ने एक नई फिश की स्पीसीज को डिस्कवर किया है मैटूर डैम के पास कावेरी रिवर के अंदर। देखिए ये एक कैटफिश स्पीसीज है जिसका नाम रखा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही ये फाइंड की है और इसका नाम रखा गया है पेगासियस इकारिया। उसके इसी के साथ साथ अब ये क्योंकि मैटूर डैम के पास पाई गई है तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये जान लें कि इसका जीनस क्या है। इसका जीनस है पेगासियस जीनस। ये स्पीसीज इस जीनस को बिलोंग करती है। ये जो जीनस है ये नॉर्मली पाया जाता है गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पर बहुत ही कम पाया जाता है। ये जो जीनस है ये कल्टिवेबल है। इन मछलियों को जैसे आपने देखा होगा जो मत्स्य पालन की योजना चल रही है उसके अंदर भी इस मछली का इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कल्टिवेबल प्रोडक्ट हार्वेस्ट करने के लिए। काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर एक वियतनामीज स्पीसीज है जिसे हम कल्टीवेट कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं मैटूर डैम के बारे में। तो इस डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था 1925 में और ये ख़त्म हुआ था 1934 में। ये जो डैम है ये मेन सोर्स है इरिगेशन का कावेरी डेल्टा के अंदर, जिसके इस वजह से जो सलेम है, नमक्कल है, एरोड है, तिरुचि है, करूर, तंजावुर, तिरावरूर और जितने भी और इससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सभी को ये इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है। ये हेल्प करता है 16.05 लाख एकड़ की फार्म लैंड को इरिगेशन में। और जो मैटूर डैम है इसे स्टैनली रिजर्वेयर भी कहा जाता है। ये मैटूर डैम है जो तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी रिवर पर बना हुआ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट डाउन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।